नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी फिट एंड फाइन। सो आज हम बात करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जो 1918 में हुआ था। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का जो ऑफिशियल नाम था वो था भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो भारत के सचिव थे वो थे मॉन्टेग्यू, और उसमें जो भारत के सचिव का पद हुआ करता था वो ब्रिटेन में हुआ करता था। ब्रिटेन से ही भारत के सचिव पूरे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को देखा करते थे, और उसमें जो भारत के वाइसराय थे वो थे चेम्सफोर्ड। तो इन दोनों के द्वारा ही भारत शासन अधिनियम 1919 का जो था वो प्रस्ताव तैयार किया गया था। इन्हीं की सिफारिशों पर ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया जाता है। इसलिए जो हम इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 कहते हैं। अब देखते हैं कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 है वो लाया क्यों जाता है। हाल ही में कुछ दशकों पहले 1909 में मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत कांग्रेसी उदारवादियों को और साथ ही साथ मुस्लिम लीग को अंग्रेजों के द्वारा खुश करने की कोशिश की गई थी। इसमें जो है अंग्रेजों ने मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत जो मुस्लिम लीग था उसके लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है वो कर दी गई थी, जिससे मुस्लिम लीग बहुत खुश थी। और साथ ही साथ जो कांग्रेस थी वो उसमें उदारवादियों के हाथों में थी, और जो उदारवादी थे उनको खुश करने के लिए, उनको शांत करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद थी और जो प्रांतीय विधान परिषदें थी वहाँ पर जो सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। साथ ही साथ प्रांतों में जो था वो गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत जो है वो स्थापित किया गया था। इस तरह से कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी वो अंग्रेजों के फेवर में खड़ी रही, और अंग्रेजों के लिए एक लंबे टाइम के लिए जो खतरा था वो टल गया, क्योंकि उसमें जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो बढ़ रही थी। फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जैसे ही जो अंग्रेज हैं वो तुर्की के खलीफा का पद जो वो समाप्त कर देते हैं, उससे जो मुस्लिम लीग है वो भड़क उठती है। साथ ही साथ जो कांग्रेस के जो उदारवादी थे वो भी जान लेते हैं कि जो अंग्रेज हैं उनके द्वारा 1909 का सुधार अधिनियम लाकर जो है हमारे हाथों में लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है, हम जो थे उसमें बिजी थे, और अंग्रेज जो थे वो भारत में जो है वो हमको जो है गुमराह कर रहे थे। फिर जो है आप देखोगे कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होता है। यहाँ पर जो गर्म दल था जो 1907 से कांग्रेस से बाहर था वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आकर जो है कांग्रेस में शामिल हो जाता है। मतलब जो नरम दल और गर्म दल थे वो 1916 में जो फिर एक हो जाते हैं, कांग्रेस मजबूत हो जाती है। साथ ही साथ जो रईस की कसर होती है वो हो जाती है पूरी, जब मुस्लिम लीग जो है 1916 के ही अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हो जाती है, और भारत में कांग्रेस एक मजबूत संगठन बनकर जो है वो उभरता है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि इसी दौर में विश्व के अलग अलग देशों में जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो एक्टिव हो गए थे। साथ ही साथ 1913 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना हो गई थी। तो इस तरह से जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत में जो था वो इस तरह का माहौल तैयार हो रहा था कि जैसे मानो फिर से 1857 की जो है वो क्रांति जैसा कोई और क्रांति जो है वो खड़ी हो जाएगी। साथ ही साथ जो प्रथम विश्व युद्ध भी चला हुआ था, और जो भारतीय थे उन्होंने भी इस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का बढ़ चढ़ कर जो है साथ दिया था। अब अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर हमने जो है भारतीयों के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं किया जिससे जो भारतीय खुश ना हुए तो वो हमें जो है वो भारत को छोड़ना बहुत जल्दी पड़ सकता है। इसलिए जो है फिर 1919 में जो भारत के उसमें सचिव होते हैं मॉन्टेग्यू, उसके द्वारा घोषणा कर दी जाती है 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा होती है, और इसके तहत कहा जाता है कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद जो है हम भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। और फिर जो भारत के सचिव होते हैं मॉन्टेग्यू जो है वो 8 जुलाई 1918 को शिमला आते हैं। शिमला में वहीं पर जो है वाइसराय चेम्सफोर्ड और उसकी कार्यकारिणी परिषद होती है, और इन सब के बीच में क्या होती है बैठक होती है शिमला में, और जो है भारत के लिए कुछ रिफॉर्म कुछ बदलाव करने की यहाँ पर जो है डिस्कशन होता है इस पूरी मीटिंग में। फिर जो है वहीं पर जो है तैयार होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, उनका जो प्रस्ताव तैयार होता है। फिर इस प्रस्ताव को जो भेजा जाता है इंग्लैंड की संसद में जो है फिर इन्हीं मतलब चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू की सिफारिशों पर ही फिर भारत शासन अधिनियम 1919 जो है वो पारित होता है। बट इसमें जब इसका प्रस्ताव जो है फिर शिमला में तैयार होता है तो फिर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। बाल गंगाधर जो है इसका तगड़े रूप पर जो है विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है या सुधार अधिनियम है एक ऐसा सूर्य विहीन जो है वो उषा काल है जिसका जो है सवेरा कभी नहीं होगा, और जो है इसका कांग्रेसों के द्वारा जो है विरोध किया जाता है। लेकिन इसमें जो कुछ ऐसे नेता थे जो इसका जो है वो इसके फेवर में खड़े हो गए थे, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी को मैं उदारवादी भी नहीं कहूँगा, लेकिन उतने भी ये नरम दल मतलब गर्म दल के की तरफ भी नहीं झुके हुए थे। इनके द्वारा क्या जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को कहा जाता है कि जो है भारत का मैग्ना कार्टा है। इससे जो भारत के मैग्ना कार्टा की जो संज्ञा दी जाती है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। वहीं पर जो दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक जी जो है इसका विरोध कर रहे थे कि जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है वो भारतीयों को और अधिक भागों में जो है डिवाइड करने के लिए लाया गया है। अब ऐसा जो है बाल गंगाधर तिलक क्यों कहते हैं वो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि 17 अगस्त 1918 को कांग्रेस का जो है एक अधिवेशन होता है। उसी अधिवेशन में ये जो कांग्रेस है वो फिर से विभाजित हो जाती है। यहाँ पर वो क्या होता है कि जो कांग्रेस होती है इस तरफ बाल गंगाधर तिलक जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की बातों से वो सहमत नहीं होते, और वहीं पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी जो है वो बाल गंगाधर तिलक की बातों से सहमत नहीं होते। तो यहाँ पर फिर 17 अगस्त 1918 को कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। यहाँ पर जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी होते हैं वो जो है वो अलग पार्टी बना लेते हैं। इसमें जो कांग्रेस का जो हैंडल होता है, कांग्रेस का जो पूरा लगाम होती है वो बाल गंगाधर तिलक के हाथों में होती है, और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी होते हैं वो एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं जिसे कहा जाता है अखिल भारतीय उदारवादी संघ। क्या कहा जाता है? अखिल भारतीय उदारवादी संघ। ठीक है, तो इस तरह से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 17 अगस्त 1918 को। फिर 1819 को ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भारत शासन अधिनियम 1919 है वो पारित हो जाता है। और अब इसमें हम देखते हैं कि इस अधिनियम में जो है वो क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल की गई थी। इसके तहत जो है वो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई थी। देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं वो भारत शासन अधिनियम 1919 को टिक करते हैं, तो वो उनका जो क्वेश्चन है वो गलत आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1919 भारत शासन, ध्यान से सुनना, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है वो केंद्र में द्वैध शासन नहीं बल्कि द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई थी। जिस तरह आप देखते हो कि हमारे सेंटर में जो लोकसभा राज्यसभा है तो इसकी जो स्थापना थी, इस तरह की स्थापना जो है 1919 अधिनियम के तहत जो है वो केंद्र में की जाती है। इसके तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की जाती है, ना कि द्वैध शासन। ओके, तो इसके तहत जो दो सदन बनाए जाते हैं, पहले का नाम होता है राज्य परिषद और दूसरे का नाम होता है विधान परिषद। ओके, राज्य परिषद उस समय का उच्च सदन हुआ करता था, जिस समय आज जिस तरह जो है आज हमारा राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, उस समय 1919 में जो उच्च सदन बनाया गया वो राज्य परिषद हुआ जिसमें 60 सदस्य थे। और जो निम्न सदन, जिस तरह आज हमारा लोकसभा है, उस समय जो है जो निम्न सदन था वो था विधानसभा, और विधानसभा के जो सदस्य होते थे वो 141 होते थे। राज्य विधान परिषद के जो 60 सदस्य थे, इनमें से 34 जो सदस्य थे वो इलेक्टेड होकर जाते थे, मतलब उनको चुनाव लड़कर जो है वो राज्य परिषद में बैठते थे, और बाकी जो थे वो नॉमिनेटेड होते थे, मतलब मनोनीत किए जाते थे। और इसी तरह जो विधानसभा, जो उस समय की लोकसभा हम कह सकते हैं इसको, जो विधानसभा जो निम्न सदन था उसके 141 सदस्यों में से 104 सदस्य थे वो चुनाव लड़कर जो है वो विधानसभा में जाते थे, और बाकी बचे 41 सदस्य वो नॉमिनेटेड होते थे, वो नामांकित होते थे। जिस तरह आज जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो है वो नॉमिनेटेड करता है, तो उसी तरह जो है उस समय विधानसभा के सदस्य भी 41 जो सदस्य थे वो नमोनित होकर आते थे। ठीक है, दूसरी जो इसकी विशेषता थी वो थी कि केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। जिस तरह आज आप देखते हो कि हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में अलग अलग सूचियां रखी गई हैं, जैसे कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो इसी तरह जो है फिर 1919 के अधिनियम के तहत जो केंद्रीय और प्रांतों के बीच में जो है वो विषयों को अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि जो केंद्र थे वो जो प्रांतीय थी, ठीक है, उसकी विषयों को अलग अलग करने के बाद जो प्रांत थी, जो प्रांतीय जो विधान परिषदें थी, ठीक है, उसके जो विषय थे उनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया। देखो, जो केंद्र और प्रांतों के बीच में क्या किया गया, विषयों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। लेकिन जो केंद्र पर जो पूरा कंट्रोल था वो किसका था? वाइसराय का था, या गवर्नर जनरल, आप कुछ भी कहिए। ठीक है, और जो प्रांतों में द्वैध शासन इस अधिनियम के तहत लाया गया। यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, क्या ये बात सही है? तो यस, इसके तहत जो वो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, ना कि केंद्र में। ओके,
इस बात को ध्यान रखना कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, ना कि केंद्र में। प्रांतों में जो भी उनकी प्रांतीय विधान परिषदें होती थी उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, तभी तो प्रांतों में द्वैध शासन हुआ ना, क्योंकि दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया और दोनों को जो है अलग अलग अधिकार दे दिए गए, दोनों के बीच जो है वो विषयों को डिवाइड कर दिया गया। प्रांतीय जो विधान परिषद थी उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तरफ था गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी सदस्य, कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, और दूसरी साइड थे गवर्नर और जो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मतलब जो भारत के मंत्री थे, ठीक है। तो इस तरह दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। साथ ही साथ जो प्रांतीय परिषदें थी, प्रांतीय विधान परिषदें थी, ठीक है, जिन्हें दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, इसके साथ साथ जो है वो इनके विषयों को भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि आरक्षित और हस्तांतरित। दो विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय पर आप देखोगे किसकी पकड़ थी, वो थी गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी सदस्यों की। यहीं पर कन्फ्यूज होता है, आरक्षित विषयों पर कौन कानून बना सकता था, तो वो बना सकते थे गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य। और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों पर जो है वो कौन कानून बना सकती थी, तो वो बना सकती थी गवर्नर और उसके मंत्रिपरिषद, मतलब जिस मंत्रिपरिषद में जो है वो भारत के मंत्री शामिल होते थे, वही जो है वो हस्तांतरित विषयों पर वह कानून बना सकती थी। यहाँ पर जो आरक्षित विषय थे उनमें शामिल था कानून, वित्त, भू राजस्व और सिंचाई। मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा जहाँ से जो पैसा आता था वैसे वैसे जो विषय थे वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। जो हस्तांतरित विषय थे उसमें जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय प्रशासन, जो इन आरक्षित विषयों से फंडिंग होगी उसके द्वारा जो विषय जो है चलाए जाते थे उनको दे दिया गया हस्तांतरित विषयों में। मतलब जो मेन जो विषय थे या मेन जो ऐसे विभाग थे उनको रखा गया आरक्षित विषयों के अंतर्गत, और ऐसे ऐसे विषय थे जो आरक्षित विषयों के से फंडिंग होने के बाद ही चल सकते थे। जैसे कि आपको पता है कि शिक्षा तभी काम करेगी जब तक जो उसको कोई अच्छी सी फंडिंग प्रदान की जाए, मतलब उसे पैसा दिया जाए, ठीक है, अच्छी व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य भी जो है वो उनके जब फंडिंग अच्छी होगी तो उसी के आधार पर जो पूरी अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी। तो मतलब हस्तांतरित विषयों में एक ऐसे ऐसे जो विभाग रखे गए थे या कुछ ऐसे ऐसे जो है वो विषय रखे गए थे जिन पर जो है सबसे ज़्यादा जो मतलब डिपेंड होते थे वो आरक्षित विषयों पर डिपेंड होते थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो आरक्षित विषय थे, ठीक है, उन पर कौन कानून बनाता था, तो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया इस अधिनियम के 1919 के तहत कि जो आरक्षित विषय है इसके ऊपर जो कानून बनाएंगे तो उसके लिए जो है वो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद जो वो उत्तरदायी नहीं होगी। मतलब जो आरक्षित विषय थे वो उत्तरदायी विहीन थे जो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के लिए। बट जो हस्तांतरित विषय थे जिन पर गवर्नर और उनकी मंत्रिपरिषद या भारतीय मंत्री जो होते थे वो जो है हस्तांतरित विषयों पर क्या बनाते थे, कानून बनाते थे, ठीक है। बट उनको वो जो थे वो क्या थे, वो प्रांतीय विधान परिषद, जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसके प्रति उत्तरदायी थे, ठीक है। गवर्नर और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी थी, प्रांतीय व विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थी, ठीक है। मतलब अगर हस्तांतरित विषयों पर अगर गवर्नर और मंत्रिपरिषद जो वो कानून बनाती है तो वो उत्तरदायी होगी प्रांतीय विधान परिषदों के प्रति। अगर प्रांतीय विधान परिषद जो है वो गवर्नर की जो मंत्रिपरिषद है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देगी तो उस मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा, वो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस मंत्रिपरिषद को जो है हस्तांतरित विषयों पर जो है टाइम टू टाइम जो है रिपोर्ट जो है वो प्रांतीय परिषदों को जो है सौंपनी पड़ती थी। ओके, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत जो अगली जो विशेषताएं थी वो थी सबसे मेन, क्योंकि इसी विशेषता के आधार पर जो बाल गंगाधर तिलक ने जो है इस अधिनियम का क्या किया था, विरोध किया था। इसके तहत क्या किया गया कि जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा दिया गया। आपको पता है कि मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत जो है वो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी गई थी, मतलब जो सांप्रदायिकता की शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद जो 1919 का जो अधिनियम आता है उसके तहत उस सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाया जाता है। इसके तहत जो है फिर सिखों को जो है पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया जाता है, भारतीय ईसाइयों को जो है पृथक निर्वाचन मंडल जो है प्रदान किया जाता है, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों को जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया जाता है। और इसी पर बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि आप तो जो है वो भारत को धीरे धीरे जो छोटे छोटे भागों में जो डिवाइड कर रहे हो और ये जो है वो गलत बात है। और आप देखोगे कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो थे वो इस अधिनियम को कहते थे कि ये भारत का मैग्ना कार्टा है।
और इसी के तहत जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। मतलब आपको पता है कि 1909 के तहत भी शुरू की गई थी, लेकिन उसमें जो है अब जो 1909 का जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी उसका दायरा थोड़ा बढ़ा दिया गया था। और अभी भी इसमें सभी लोगों को जो है वो इलेक्शन या वोट देने का अधिकार नहीं था। अभी भी जो था वो केवल संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर जो है वोट देने का अधिकार था। इसकी सबसे बड़ी बात थी कि इसमें महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार दे दिया गया, और ये अच्छी बात थी। और यहाँ पर क्या किया गया, जो भारतीय सचिव, मतलब आप सोचो 1909 से पहले जो भारत का सचिव जो ब्रिटेन में जो पद हुआ करता था, तो भारत के सचिव और उसकी जो परिषद थी उसको जो वेतन दिया जाता था, उनको जो पेमेंट की जाती थी वो भारतीय राजकोष से की जाती थी। और 1919 के अधिनियम के तहत जो है उनकी इस पेमेंट को जो है भारतीय कोष से देना बंद कर दिया गया, और उससे जो अब दिया जाने लगा ब्रिटिश राजकोष से। अब ब्रिटिश राजकोष में पैसा कहाँ से जाता था, तो भारतीयों से ही जाता था। बट ऐसा था कि जो है हमें लग रहा था कि जो भारतीय हैं, भारतीय राजकोष से जो है एक बहुत बड़ा जो प्रेशर था या दबाव था जो वो कम हो गया, बट ऐसा नहीं था। केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। ये भी सबसे बड़ी बात है इसकी कि जो केंद्रीय बजट है वो अलग से पास होगा, और सभी प्रांत जो है वो अपने लिए जो है अलग अलग से जो है वो बजट पास करेंगे। इसी अधिनियम के तहत जो वो लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की बात की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिस तरह आज आप देखते हो यूपीएससी, ठीक है, तो उसमें जो है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती थी वो ब्रिटेन में हुआ करती थी। फिर 1926 में जो है भारत में इस अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। तो गाइस, ये था मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम 1919। इस अधिनियम के तहत बहुत सारे सुधार बेशक किए गए थे कि जो अलग अलग बजट पारित किए गए, और जो प्रांत था वहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई। लेकिन आप ये देखोगे, जब आप इसको डीपली पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उस पर पूरा कंट्रोल होता था वो वाइसराय का होता था। आरक्षित जो विषय दिए गए थे, जिस पर जो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जो है वो कानून बनाते थे, उस पर भी पूरा का पूरा अधिकार जो है वो वाइसराय का ही हुआ करता था। मतलब एक तरफ देखने को तो ये बहुत, मतलब इसमें भारतीय शासन अधिनियम 1919 में जो है भारत में बहुत सारे सुधार किए गए। लेकिन अगर आप इसकी वास्तविकता देखोगे, रियलिटी देखोगे, तो फिर से जो था वो अंग्रेज जो है भारतीयों को मूर्ख बना रहे थे। इसके तहत जो है कुछ छोटे मोटे जो है वो बदलाव थे जिनको हम मानते हैं वो किए गए, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी एक बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। और आप देखोगे कि इसके बाद जो है फिर इस अधिनियम के तहत यह प्रोविज़न ऐड किया गया था कि जो भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत सुधार किए गए हैं उसकी जो उस पर जो रिव्यू किया जाएगा, मतलब उस पर जो है वो जांच की जाएगी अगले 10 साल के अंदर अंदर। मतलब 10 साल बाद जो है इस पर जो एक कमेटी गठित की जाएगी, वो देखेगी कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत जो सुधार किए गए हैं क्या वो अच्छे से सफल हुए हैं, या मतलब वो जो सफलतापूर्वक जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं। तो आप देखोगे कि इस पर जो जांच करने के लिए फिर जो है वो साइमन कमीशन आता है, जिसका भारतीय जो फिर विरोध करते हैं। उसके बारे में हम 1929 में के दौर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।